प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कमोबेश वही एक ही सुर मिला करके बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जितना अच्छा काम किया है, महाराज जी ने जितना अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश में, किस तरह से मजदूरों को निकाल करके वो अपने क्षेत्र में ले गए, किस तरह से विद्यार्थी को कोटा से उन्होंने बुलाया और सबकी व्यवस्था की। और एकमात्र ऐसे पूरे देश में मुख्यमंत्री है जो लगातार हर क्षेत्र में लगे हुए हैं। वो एक ऐसे सन्यासी है, उनके लिए देश पहले, जनता पहले। आपने देखा होगा उनके पिताजी की अभी कुछ दिन पहले उनका देहावसान हुआ, उनके पिताजी का। वो अंत्येष्टि वाले कार्यक्रम में भी नहीं गए और जनता की सेवा के लिए लगे रहे। तो कहीं ना कहीं वो चरितार्थ कर रहे हैं। संत का दायित्व जो होता है, एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी हमारा एक ही ध्येय है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, पार्टी सेकंड है और व्यक्ति आखिरी पंक्ति में खड़ा है। तो निश्चित रूप से, लेकिन क्या करें, अपनी जो महाराष्ट्र की सरकार है उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, जो राजस्थान में हो रहा है उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, जो पंजाब में हो रहा है उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। सबसे ज्यादा आंकड़े अगर कोरोना पॉजिटिव मामले हैं तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। वहां महाआघाड़ी गठबंधन की सरकार है, लेकिन कांग्रेस बाज नहीं आ रही इस समय, इस महामारी के समय पे। कांग्रेस को मानवता दिखानी चाहिए, चूंकि उनसे हमें बहुत आशा है, उम्मीद है, चूंकि वो पार्टी सबसे देश की सबसे पुरानी पार्टी है। लेकिन क्या करें, ये कांग्रेस पार्टी का भी दुर्भाग्य है और देश का भी दुर्भाग्य है कि हमें एक रचनात्मक विपक्ष की अपेक्षा बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले विपक्ष मिला है। कि एक साधु की हत्या हुई है, इसलिए सोनिया गांधी जी चुप हैं, राहुल गांधी जी चुप हैं और उनकी बेटी श्री भी चुप है। उसका कारण एक ही है, चूंकि साधुओं इस देश की संपदा है, सनातन परंपरा के प्रतीक है, लेकिन इनको साधुओं से कोई लेना देना नहीं है। ये इटली से आए हुए लोग हैं, तो इटली से जो लोग आए हुए हैं उनकी मानसिकता इटली वाली मानसिकता है। वहां पर इसलिए चुप्पी उन्होंने साधी रखी कि वहां पर धर्मांतरण कर रहे थे, तो एक खास विचारधारा के लोग, सीपीएम के जो मोब था, वो एक तरह से वहां पर बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है। उस कारण से आज सोनिया गांधी चुप्पी है सोनिया गांधी के मुंह के ऊपर। लेकिन यदि इसी तरह की घटना अगर होती है, बाटला एनकाउंटर होता है, तो वहां पर मोहन शर्मा के जो इंस्पेक्टर है उसकी शहादत पर आंख नहीं, आंसू नहीं बहाती है सोनिया गांधी। वो वहां घड़ियाली आंसू बहाती है उस आतंकवादी के मरने पर। अफजलगुरी की फांसी पर वो घड़ियाली आंसू बहाती है। सैलाब आ जाता है। और अगर पत्रकार सवाल उठाते हैं इस तरह के, या एक जो मीडिया है जो बात को उठा रहा है, इस तरह की चीजों को उठाने का प्रयास करते हैं, तो उस पर गुंडे भेजती है सोनिया गांधी जी। और गुंडे भेजकर वहां पर उनके ऊपर आक्रमण होता है, उनको प्रयास किया जाता है धमकाने का, डराने का। लेकिन आज ये देश वो देश नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम का दुहाई देने वाली सोनिया गांधी से मेरा ये सवाल है और मेरा जवाब भी है कि 1975 का यह आपातकाल नहीं है जहां प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी, पूरे देश को जेल खानों में बदल दिया था। ये नरेंद्र मोदी जी का युग है। इसमें 125 करोड़ देशवासी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं और आज भी पत्रकार जगत हो या कोई भी हो, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी की सुरक्षा, उसको सुरक्षा देना, ये हमने ठाना हुआ है और हम ऐसे पत्रकारों के साथ में खड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। आज हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता मनोज यादव जी और इनसे हम चर्चा करेंगे पालकर की घटना पर और साथ ही कांग्रेस ने जो भी सवाल बीजेपी से पूछे हैं उस पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो उन्होंने यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ हैं, लगातार वो नसीहत देती आ रही है। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि यूपी सरकार आंकड़े छुपा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा परिवार और प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कमोबेश वही एक ही सुर मिला करके बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जितना अच्छा काम किया है, महाराज जी ने जितना अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश में, किस तरह से मजदूरों को निकाल करके वो अपने क्षेत्र में ले गए, किस तरह से विद्यार्थी को कोटा से उन्होंने बुलाया और सबकी व्यवस्था की। और एकमात्र ऐसे पूरे देश में मुख्यमंत्री है जो लगातार हर क्षेत्र में लगे हुए हैं। वो एक ऐसे सन्यासी है, उनके लिए देश पहले, जनता पहले। आपने देखा होगा उनके पिताजी की अभी कुछ दिन पहले उनका देहावसान हुआ, उनके पिताजी का। वो अंत्येष्टि वाले कार्यक्रम में भी नहीं गए और जनता की सेवा के लिए लगे रहे। तो कहीं ना कहीं वो चरितार्थ कर रहे हैं। संत का दायित्व जो होता है, एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी हमारा एक ही ध्येय है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, पार्टी सेकंड है और व्यक्ति आखिरी पंक्ति में खड़ा है। तो निश्चित रूप से, लेकिन क्या करें, अपनी जो महाराष्ट्र की सरकार है उस पर सवाल नहीं उठाएंगे,
जो राजस्थान में हो रहा है उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, जो पंजाब में हो रहा है उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। सबसे ज्यादा आंकड़े अगर कोरोना पॉजिटिव मामले हैं तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, वहां महाआघाड़ी गठबंधन की सरकार है। लेकिन कांग्रेस बाज नहीं आ रही इस समय, इस महामारी के समय पे कांग्रेस को मानवता दिखानी चाहिए, चूंकि उनसे हमें बहुत आशा है, उम्मीद है, चूंकि वो पार्टी सबसे देश की सबसे पुरानी पार्टी है। लेकिन क्या करें, ये कांग्रेस पार्टी का भी दुर्भाग्य है और देश का भी दुर्भाग्य है कि हमें एक रचनात्मक विपक्ष की अपेक्षा बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले विपक्ष मिला है। वहीं अगर पालघर की घटना की बात करें तो पालघर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोई भी वक्तव्य नहीं दिया था, कोई भी सवाल, या राज्य सरकार यहाँ जो गृह मंत्री हैं उनको बोलना चाहिए था कि ये ऐसा मामला हो गया, हम इसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं क्योंकि हमारी सरकार वहां थी और आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए। बजाय अगर कोई पत्रकार उस चीज को लेकर सवाल पूछता है तो उस पर एफआईआर की जाती है, सैकड़ों एफआईआर देश भर में, हमला किया जाता है उस पर और एक तरीके से डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में महाविचित्र आघाड़ी गठबंधन है जिसमें शिवसेना है, एनसीपी है और कांग्रेस का, तीनों का गठबंधन है। तो निश्चित रूप से जो पालघर में जो घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक है, हृदय विदारक है। किस तरह से दो साधु संतों को, जो हमारी सनातन परंपरा के प्रतीक है, जो भगवा के प्रतीक है, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और बार बार वो उस पुलिस वाले रक्षक के पीछे छुपने का प्रयास करते हैं। वो बहुत ही हृदय विदारक है। एक बूढ़ा संत उनके पीछे छुपने का प्रयास कर रहा है लेकिन उनको वो शरण नहीं दे रहे हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा, लेकिन उसके पीछे क्या षड्यंत्र, ये भी हमें समझना पड़ेगा। चूंकि पुलिस पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, पूरे देश में पुलिस का एक बहुत अच्छा चेहरा सबके सामने, मानवीय पहलू उभर कर आया है। पुलिस वाले खाना खिला रहे हैं, पुलिस वाले सुरक्षा दे रहे हैं, पुलिस वाले हर पैरामीटर पर खरे उतर रहे हैं। लेकिन आखिर पालघर विशेष क्षेत्र में ऐसी घटना क्यों घटी, उसके बहुत सारे आयाम उनको पहले समझना होगा। पहले विषय तो यह है कि पालघर में जो साधुओं की जो हत्या हुई उस पर सोनिया गांधी की चुप्पी क्यों है? पहला सवाल तो यह बनता है। उसका कारण एक ही है, वहां पर जो सेकुलर जमात के लोग हैं, जो सीपीआई के जो लीडर है काशीनाथ चौधरी वहीं पर खड़े रहे, उनकी उपस्थिति में एनसीपी के बहुत सारे नेता खड़े रहे, उनकी उपस्थिति में उन साधुओं की निर्मम हत्या की गई। पुलिस प्रशासन मौन रहा, पुलिस प्रशासन के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और जब कार्रवाई की बात हुई तो कार्रवाई को भी छुपाया गया। आखिर क्या कारण था कार्रवाई छुपाने का? तो उसके पीछे एक ही था कि इनका एक षड्यंत्र था। उसको छुपाने के ऊपर, उसके ऊपर आवरण डालने का जो प्रयास किया वो निंदनीय है। चूंकि एक साधु की हत्या हुई है इसलिए सोनिया गांधी जी चुप हैं, राहुल गांधी जी चुप हैं और उनकी बेटी श्री भी चुप है। उसका कारण एक ही है, चूंकि साधुओं इस देश की संपदा है, सनातन परंपरा के प्रतीक है, लेकिन इनको साधुओं से कोई लेना देना नहीं है। ये इटली से आए हुए लोग हैं, तो इटली से जो लोग आए हुए हैं उनकी मानसिकता इटली वाली मानसिकता है। वहां पर इसलिए चुप्पी उन्होंने साधी रखी कि वहां पर धर्मांतरण कर रहे थे, तो एक खास विचारधारा के लोग, पीआई सीपीएम के जो मोब था, वो एक तरह से वहां पर बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है। उस कारण से आज सोनिया गांधी चुप्पी है सोनिया गांधी के मुंह के ऊपर। लेकिन यदि इसी तरह की घटना अगर होती है, बाटला एनकाउंटर होता है, तो वहां पर मोहन शर्मा के जो इंस्पेक्टर है उसकी शहादत पर आंसू नहीं बहाती है सोनिया गांधी, वो वहां घड़ियाली आंसू बहाती है उस आतंकवादी के मरने पर। अफजल गुरी की फांसी पर वो घड़ियाली आंसू बहाती है। सैलाब आ जाता है और अगर पत्रकार सवाल उठाते हैं इस तरह के, या एक जो मीडिया है जो बात को उठा रहा है, इस तरह की चीजों को उठाने का प्रयास करते हैं, तो उस पर गुंडे भेजती है सोनिया गांधी जी और गुंडे भेजकर वहां पर उनके ऊपर आक्रमण होता है, उनको प्रयास किया जाता है धमकाने का, डराने का। लेकिन आज ये देश वो देश नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम का दुहाई देने वाली सोनिया गांधी से मेरा ये सवाल है और मेरा जवाब भी है कि 1975 का यह आपातकाल नहीं है जहां प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी, पूरे देश को जेल खानों में बदल दिया था। ये नरेंद्र मोदी जी का युग है। इसमें 125 करोड़ देशवासी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं और आज भी पत्रकार जगत हो या कोई भी हो, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी की सुरक्षा, उसको सुरक्षा देना, ये हमने ठाना हुआ है और हम ऐसे पत्रकारों के साथ में खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है।
जो जो इन्होंने मांग की थी सब रद्द कर दी गई और जो तमाम एफआईआर थी सबको रद्द कर दिया गया। सिर्फ एक ही नागपुर की एफआईआर जो मुंबई ट्रांसफर की जाएगी। और बैन लगाने की भी बात पे उन्होंने उसको भी मना कर दिया कि प्रतिबंध नहीं लगा सकते और गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, ऊपर से सुरक्षा भी दे दी गई है। तो संत समाज है इस पर सीबीआई की जांच करने की बात कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? जी, निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र की जो महा आघाड़ी गठबंधन है, सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। और संत समाज जो मांग कर रहा है वो निश्चित रूप से जायज है, क्योंकि एक पीड़ा है। देखिए, इस तरह से हमारी सनातन संस्कृति के प्रतीक जो है उनको अगर हत्या की जाएगी तो निश्चित रूप से उद्वेलित भी होने वाला है संत समाज, और ये हमारी पीड़ा भी है और हम इसकी मांग भी कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, जब से उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी जी की गोदी में जाकर के बैठ गए हैं तब से उन्होंने एक सेकुलर चश्मा ओढ़ लिया है, इसलिए वो संत समाज की निर्मम हत्या के ऊपर चुप हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। उनके लिए कुर्सी बड़ी हो गई है। आज मैं आपको बताता हूं, आज अक्षय तृतीया का दिन है, यानी शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। मैं उनसे आज भी आवेदन करता हूं, निवेदन करता हूं कि जिस धर्म ध्वजा को उठा करके शिवाजी महाराज ने हिंदू पद पातशाही की स्थापना की थी, बाला साहब ठाकरे जिस नक्शे कदम पर चले थे, तो उद्धव ठाकरे को कम से कम अपने पिताश्री स्वर्गीय पिताश्री और शिवाजी महाराज के पद्मों का चरणों का जो अनुसरण कर रहे थे उनका अनुसरण करना चाहिए और सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। सत्ता से बड़ा विचारधारा होती है और विचारधारा से बड़ा देश होता है और देश से बड़ी हमारी सनातन संस्कृति होती है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जैसे कि हमने बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा आरोप लगा रही है कि आंकड़े छुपा रही है, और वहीं पर पश्चिम बंगाल की जो सरकार है ममता बनर्जी वो आंकड़े छुपा रही है, उस पर कांग्रेस मौन है। आप क्या कहेंगे ममता बनर्जी को लेकर? देखिए, ममता बनर्जी ऐसी व्यक्ति है, व्यक्तित्व की धनी है वो, और वो हमेशा से कहती आई मां माटी और मानुष की राजनीति करती है वो। लेकिन मैं ममता जी से निवेदन करता हूं, आज मानुष त्राही त्राही कर रहा है। माटी उनको बार बार कर्तव्य बोध याद दिलाती है कि किसी भी तरह से जो पश्चिम बंगाल की धरती है उसकी सुरक्षा की जाए, जो मानुष है वहां के, जो मानव समुदाय है, इंसानियत है, मानवता, उसकी रक्षा की जाए। लेकिन ममता बनर्जी आप देख रहे हैं, मैं बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है कि राशन के लिए अगर कोई लाइन में लगता है तो पुलिस प्रशासन उन पर लाठियां बरसाती है, जबकि राशन उनके पास पहुंच चुका है केंद्र की तरफ से। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि किसी भी तरह के आईसीएमआर के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर्स बार बार शिकायत कर रहे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शिकायत कर रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम जो भेजी गई थी उनको उस क्षेत्र का दौरा नहीं करने दिया गया कि ये फेडरलिज्म की हत्या करने के प्रयास करिए केंद्र सरकार। लेकिन मैं साफ तौर पर स्पष्ट कर दूं कि केंद्र सरकार ने वही किया जो विभिन्न राज्यों के साथ किया है। इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम केवल वहां पश्चिम बंगाल नहीं भेजी गई, वो महाराष्ट्र में भी गई है, वो राजस्थान में भी गई है, कर्नाटका में भी गई है और विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रही है कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से लॉकडाउन से हमें लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, किस तरह की सिचुएशन है, हमें अपनी इकोनॉमी को किस तरह की धार देनी है। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार एक कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण पेश कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी राजनीति करने से रास नहीं आ रही है। वो लोगों को छूट दे रही है, वो लोगों को नमाज पढ़ने के लिए छूट दे रही है, वो लोगों को वहां बाजार में जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो असल में ममता बनर्जी आंकड़ों को छिपाने का प्रयास कर रही है। लेकिन ममता जी से मैं निवेदन करूंगा, ममता जी आप राजनीति बाद में कीजिएगा, कृपया करके आज मानवता और इंसानियत को बचाने का प्रयास कीजिए। अखिलेश सिंह यादव आजम खां को लेकर बोल रहे हैं कि आजम खां को रिहा कर देना चाहिए, रमजान का पवित्र महीना है इस महीने में। क्या आपको लगता है कि आजम खां को रिहा कर देना चाहिए इसलिए क्योंकि वो राजनेता हैं और उनकी वाइफ और उनके बेटे विधायक सांसद रह चुके हैं, वो खुद रह चुके हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए और रमजान के महीने में रिहा कर देना चाहिए, जबकि उनको सबको पता है कि जमीन के मामले में वो जेल में है? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये रमजान का पाक पवित्र महीना है, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट कर दूं
कि भाई थोड़े दिन पहले हमारा भी एक विशेष त्योहार आया था, हिंदुओं का भी एक विशेष त्योहार आया था, सिखों का भी वैसाखी आई थी, हिंदुओं की रामनवमी और हमारे नवरात्रे आए थे। तो उस समय किसी भी विशेष समुदाय ने ये नहीं कहा कि हम लोग हिंदू समुदाय से हो तो इसलिए हमारे समुदाय के कुछ लोगों को छूट देनी चाहिए। तो पुलिस प्रशासन का काम है, वो वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर का काम राज्य सरकार का है। राज्य सरकार तय करती है किसको पैरोल देना है और किसको नहीं देना है। तो ये निश्चित रूप से राज्य सरकार का दायित्व बनता है उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन मेरा ये सवाल उठता है, इस तरह के जो लोग सवाल उठाते हैं, मेरा सवाल उन लोगों से जो सेकुलर जमात के लोग हैं, भाई इस तरह के जो लोग सवाल उठाते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की चीजें राजनीति नहीं करना चाहिए। पुलिस प्रशासन का काम है किसको पैरोल मिलना है किसको नहीं करना है। इनको भी हिंदू मुस्लिम के तराजू पर तोलने का प्रयास करते हैं, सेकुलर जमात के लोग हो या टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हो या फिर ये कुछ इस तरह के चंद लोग हैं जो जाहिल जमात के लोग हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि इन सब चीजों को राज्य सरकार पर छोड़ देना चाहिए। राज्य सरकार निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उचित, जो उनको उचित जान पड़ेगा वो अपने आप कार्रवाई करेगी। जी, एक तरीके से तो वो जो पुलिस प्रशासन है वो काम कर रहा है, लेकिन आजम खां को लेकर उन्होंने ये कहा है कि इनको रिहा कर देना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरीके से बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। देखिए, बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में तो दोषारोपण करेंगे। एक भगवाधारी एक संत है जो मुख्यमंत्री है तो इसलिए दोषारोपण करेंगे बीजेपी के। अगर यहीं पर ही मैं आपको इसी से एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, अगर इसी तरह की घटना अगर पालघर में जो घटना हुई है अगर यही उत्तर प्रदेश में अगर हो जाती तो अभी आपको पता है जो सेकुलर जमात है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो PIL एक्टिविस्ट है, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और जो फ्लोप एक्टर और एक्ट्रेस है, स्वरा भास्कर जैसे लोग हैं, जो फ्लोप एक्टर और एक्ट्रेस अनुराग कश्यप जैसे लोग हैं, वो लोग सड़कों पे उतर जाते। वो लोग बोलते देखिए हत्या हो गई है लोकतंत्र की, संविधान बचाना है, मानवाधिकार को बचाना है, और दोषारोपण करते अखलाक खान या पहलू खान पर छाती के बटन खोल खोल कर घूम रहे थे, कुर्ते फाड़ रहे थे। एक आदमी के मुंह से पालघर की घटना पर कुछ भी नहीं निकला है और आज वही लोग अभी दोषारोपण कर रहे हैं योगी सरकार पर कि वो कहीं ना कहीं पक्षपात कर रही है। देखिए, इस तरह की राजनीति करना ठीक नहीं है और ये लोग देश के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। सर, ये एक आखिरी सवाल है। लॉकडाउन को लेकर पूरा देश आपको घर में कैद करके बैठा हुआ है और पूरे नियम और कायदे को मान रहा है। वहीं पर रमजान का महीना शुरू होते ही पहले ही दिन लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई। देश की जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही थी, चाहे वो दिल्ली हो या अहमदाबाद हो या महाराष्ट्र की हो, जो ये धज्जियां उड़ाई गई। इससे पहले आपने बोला कि बहुत सारे ऐसे पर्व आए, चाहे वो रामनवमी हो, वैसाखी हो, ईस्टर हो, लेकिन वहां पर ये चीजें देखने को नहीं मिली और यहाँ पर ही क्यों देखने को मिली? इस पर आप क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं बार बार हमारे देश में किस तरह का एक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो शुरुआती कदम है उसकी प्रशंसा पूरा विश्व समुदाय ने किया। क्या अमेरिका, क्या यूरोपियन कंट्री, क्या चीन, क्या UNO और क्या WHO, सभी ने दिल खोल करके प्रशंसा की है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक साहसिक कदम उठा करके, बहुत ही पहले ही शुरुआती कदम उठा करके इस अपने भारतवर्ष को बचाने का प्रयास किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के हर प्रयास को विफल करने के लिए किस किस तरह के षड्यंत्र यहाँ रचे गए आप देख रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि तबलीगी जमात में जाहिल जमात के कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हो गए और उस जाहिल जमात के लोगों ने क्या किया, उन जाहिल जमात के लोगों ने इस चीज को छुपाया कि हम लोग मरकज में शामिल हुए थे। वो आज तक भी सामने नहीं आ रहे हैं। उनके मौलाना साहब जो उनके गुरु हैं वो भी छुपे हुए हैं कहीं बिल के अंदर। तो साफ साफ ये जाहिर होता है कि मोदी जी के जो प्रयास है उनको कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी सफल ना हो जाए। जो रमजान की आप बात कर रहे हैं, इस तरह के अनगिनत उदाहरण आए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तोड़ने के अनगिनत उदाहरण आए। मस्जिदों में लोग इकट्ठे मिल रहे थे। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा का एक उदाहरण था, इंदौर में डॉक्टरों पर हमला कर रहे थे। इस तरह के अनगिनत ऐसे उदाहरण आए। अगर पुलिस जाती है मस्जिदों के अंदर कि आप मत इकट्ठा होइए तो उन पर पथराव किया जाता है। और अभी रमजान के महीना शुरू होते के साथ ही इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का ये जो प्रयास कर रहे हैं ये कतई निंदनीय है। देखिए, आज कोरोना वायरस किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को बीमार नहीं कर सकता है। देखिए, कोई भी बीमारी अगर किसी व्यक्ति को होती है, चाहे वो एक्सीडेंट हो किसी का, किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए या किसी को कोई भी बीमारी हो XYZ,
उसमें क्या है, इंडिविजुअल ही फेस करता है। लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब लोग की सामूहिक जिम्मेदारी है, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है। तो निश्चित रूप से रमजान के महीने में जो लॉकडाउन की धज्जियां तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए ये खुद को तो संक्रमित करने वाले ही हैं, अपने परिवार के भी दुश्मन बनने वाले हैं और पूरे देश और समाज के भी दुश्मन बनने वाले हैं। तो मेरा विशेष निवेदन है इन लोगों से, ऐसे लोगों से, कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि सोशल वैक्सीन ही इसका अंतिम विकल्प है। भारत हो, चाहे इटली हो, चाहे यूएसए हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मन हो, कोई भी विश्व का देश हो, बार बार बोल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि अभी तक कोई इसकी वैक्सीन नहीं बनी है। तो मेरा विशेष निवेदन है ऐसे लोगों से, और कुछ जो जाहिल तबलीगी जमात के लोग हैं उनसे कहना है कि अपनी सुरक्षा कीजिए, अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए और इस देश को सुरक्षित रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।